नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे और यहाँ पर सभी जो है प्रश्नों को हमें व्याख्या सहित देखेंगे। तो जो भी साथी नए हैं, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, वह प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो आपको डाला जाए चैनल पर तो वह जो है सबसे पहले आपको नोटिफाइड हो सके। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। यहाँ पर पहला प्रश्न हम यहाँ पर अपना देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, यह बताना है आपको। दंत, कंठ, ओष्ठ और तालु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वह क्या होता है, कंठ होता है। दोस्तों यहाँ पर हम जो प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को देखते हैं, तो यहाँ पर तो हम प्रश्नों को देखते हैं, साथ में उनके साथ हम जो है व्याख्या को भी देखते हैं। तो आप दोस्तों अगर व्याख्या को भी ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरा जो है रिवीजन होता चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। स्पर्श व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। जैसे दोस्तों अगर कंठ से बोला जाने वाले शब्द कौन होते हैं तो क, ख, ग, घ, अंगा यानी क वर्ग। तालु से च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, इया। मूर्धा से ट, ठ, ड, ढ, अड़ा यानी कि ट वर्ग। और दंत से दोस्तों त वर्ग यानी कि त, थ, द, ध, न। ओष्ठ से प, फ, ब, भ और म जो है वह शब्द बोले जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व होता है। और ऊष्म व्यंजन जो है वह तीनों स यानी कि बड़ा स, मूर्धनी स, छोटा स और ह जो है ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कोष्टक में दिया गया विराम चिन्ह दोस्तों यह जो है साइन है, विराम चिन्ह का नाम क्या है आपको बताना है। उद्धरण चिन्ह है, अल्प विराम है, निर्देशक है और अर्ध विराम है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि यह जो साइन है यह अर्ध विराम का साइन है दोस्तों। बाकी अल्प विराम दोस्तों जो है वह कॉमा को अल्प विराम बोला जाता है और इस साइन को दोस्तों हम जो है अर्ध विराम कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी, यानी कि चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, रमेश, राम, श्याम, घनश्याम, रामायण आदि। संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और पुरुषवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम, आप, यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि। वाक्य वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, अतः ये शब्द पुरुषवाचक की श्रेणी में आएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में विशेषण शब्द है जैसे लड़कपन, उचित, कठोरता और घबराहट। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि उचित जो है वह विशेषण की तरह प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पर दिए गए शब्दों में उचित शब्द गुणवाचक विशेषण है, जबकि लड़कपन, कठोरता तथा घबराहट शब्द संज्ञा यानी कि यह भाववाचक संज्ञा के प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण के अन्य प्रमुख उदाहरण दोस्तों जैसे नया, पुराना, कपटी, पतला, प्राचीन आदि जो है वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक, अनेकार्थक और अकर्मक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि मोहन किताब पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मोहन किताब पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। जिस वाक्य में क्रिया का संपादन तो कर्ता द्वारा किया जाता है परंतु उसका परिणाम कर्म पर पड़ता है वह वाक्य सकर्मक क्रिया का वाक्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों कि आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, क्रिया और सर्वनाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए, यानी कि आज हमारी बारी में आज जो है वह क्रिया विशेषण का पद है।
आज हमारी बारी में आज क्रिया विशेषण पद है, वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वाक्य आज हमारी बारी है में आज जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है टायर, झाड़ू, मेला और जूता। तो आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो दोस्तों आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द देखने में तो आसान होते हैं परंतु आपको परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। तो आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे टायर, तो हम बोलते हैं कि जैसे टायर फट गया, तो यहाँ पर कैसी क्रिया आ रही है, यहाँ पर पुरुषवाचक ही, जैसे टायर फट गया। मेला, मेला कैसा है, कैसी है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छी है, इस तरह का प्रयोग करके हम दोस्तों यहाँ पर हम जो है कि शब्दों का निर्धारण करते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्त्रीलिंग शब्द है वह कौन सा है, यहाँ पर जो झाड़ू है वह जो है स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। आप याद रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि झाड़ू स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि टायर, जूता तथा मेला पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे दोस्तों कि इनमें इस एक शब्द एक वचन है संतति, प्राण, दर्शकगण और श्रोता वृंद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि संतति जो है वह एक शब्द एक वचन है, जबकि प्राण, दर्शकगण, श्रोता वृंद बहुवचन शब्द है। तो यह दोस्तों जैसे प्राण, श्रोता वृंद और दर्शकगण यह जो है बहुवचन के अंतर्गत आएगा, परंतु जो संतति है वह एक शब्द और एक वचन के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे दोस्तों कि रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा। शायद रमा विद्यालय गई, रमा विद्यालय जा रही होगी, रमा विद्यालय गई और रमा विद्यालय जा रही थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि रमा विद्यालय जा रही थी, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा। रमा विद्यालय जाती है यह वाक्य सर्वनाम सामान्य वर्तमान काल का है और इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण इस प्रकार होगा कि रमा विद्यालय जा रही थी। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और अन्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे दोस्तों कि आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक और अपादान कारक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, आप सभी दोस्त जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अगर कर्म कारक का देखा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, और दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और इसका विभक्ति चिन्ह दोस्तों वह जो है को होता है। क्या होता है दोस्तों, को होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि कर्म कारक। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है, यानी कि अट्टालिका जो है दोस्तों यह तत्सम में लिखा है और आपको क्या बताना है दोस्तों, इसका जो है तद्भव रूप बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि अटारी जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द दोस्तों अट्टालिका होता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, आम, आमर, रण और आ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि आमरण शब्द में दोस्तों आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं और उसके अर्थ में जो है चेंजिंग ला देते हैं तो उनको जो है उपसर्ग कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15 देखेंगे कि इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी दोस्त जो है जरूर उत्तर देंगे यहाँ पर कि धड़ाक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी यानी कि यहाँ पर आक प्रत्यय लगा है। दोस्तों प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ में चेंजिंग ला देते हैं, तो यहाँ पर धड़ाक में दोस्तों आक प्रत्यय लगा हुआ है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म बताना है दोस्तों। आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकीर्ण का विकीर्ण और थोक का परचून। तो यहाँ पर दोस्तों जो है हमको राइट बताना है यहाँ पर कौन सा है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि आकीर्ण का विकीर्ण जो है यह सही शब्द युग्म है। बाकी दोस्तों अगर आग्रह का देखा जाए तो विग्रह नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों दुराग्रह होता है। गणतंत्र का लोकतंत्र न होकर के दोस्तों राजतंत्र होता है। और थोक का दोस्तों फुटकर होता है न कि परचून होता है। और अनुग्रह का दोस्तों विग्रह होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे दोस्तों कि विवेकी का विलोम कौन सा होगा, मूढ़, विपन्न, विनम्र और अविवेकी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि विवेकी का विलोम क्या होगा दोस्तों, अविवेकी होगा। यानी कि विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी मूढ़ का ज्ञानी, विनम्र का उदंड या अविनम्र और विपन्न का संपन्न जो है यह सही विलोम होगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे दोस्तों कि नागर का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों नगर, देवनागरी, चतुर और ढोल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, चतुर है। क्या है, चतुर। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर है। नागर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों विज्ञ, दक्ष, निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु आदि। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे दोस्तों कि पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, भार्या, प्राणप्रिया और वधु और तनुजा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि भार्या और प्राणप्रिया जो है यह पत्नी शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो रात्रि का पर्यायवाची विभावरी और रजनी होता है और विद्युत का पर्यायवाची चंचला और तड़ित होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, साहस, पुस्तक, अंबर और बालक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि अंबर जो है यह अनेकार्थक शब्द है दोस्तों। और यहाँ पर इसके अन्य अर्थ अगर देखा जाए तो अंबर का अर्थ वस्त्र होता है, आकाश होता है, बादल होता है। तो आदि जो है यह अंबर के अर्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि दिए गए शब्द का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। उत्पात और उत्पाद आपको बताना है कि सही शब्द युग्म इसका क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि उपद्रव और उत्पन्न वस्तु जो है उत्पात और उत्पाद का सही अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि अनुज जो है इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे दोस्तों कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। अपेक्षा, अभिप्सा, अपेक्षित और अरसिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि अभिप्सा। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों, विकल्प बी यानी कि अभिप्सा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है दोस्तों, अभिप्सा होता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको अष्टाध्यायी, जिसकी गहराई का पता न चल सके उसको अथाह और जिसके आदि का पता न हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अनादि होता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। परमात्मा का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि परम धन आत्मा जो है यह परमात्मा का सही संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पर दोस्तों कौन सी संधि है, दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। कौन सी संधि दोस्तों, दीर्घ संधि। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आमरण में कौन सा समास है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि आमरण में कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। आमरण शब्द में अव्ययी भाव समास है। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे बखूबी, प्रतिदिन, आजीवन, भर सक, भर पेट आदि। 26 नंबर प्रश्न की व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह मेरे को आपको आपका काम बहुत पसंद है, या तो गलत लग रहा है, वो आदमी अच्छा नहीं है। एक दूध का गिलास दो तो यह भी गलत लग रहा है, और प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि वो आदमी अच्छा नहीं है। यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी अन्य सभी जो है वह गलत हैं। यह सभी जो है गलत है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक उत्तरकार नहीं है। भट्ट, लोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक और अभिनव गुप्त। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि क्षेमेंद्र जो है वह भरत मुनि के रस सूत्र के एक उत्तरकार नहीं है।
नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति के प्रमुख व्याख्याकार भट्ट लोलट 9वीं सदी, भट्ट शंकुक 9वीं सदी, भट्टनायक 11वीं सदी तथा अभिनवगुप्त 11वीं सदी हैं। भट्ट लोलट का रस सिद्धांत उत्पत्तिवाद, भट्ट शंकुक का रस सिद्धांत अनुमतिवाद और भट्ट नायक का रस सिद्धांत भुक्तिवाद तथा अभिनव गुप्ता का रस सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। जबकि आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम औचित्य विचार चर्चा है। प्रश्न नंबर 28 यहाँ पर देखेंगे कि मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? चौपाई, हरिगीत का, रोला और मालिनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर कौन सा छंद है दोस्तों? हरिगीत का। उपयुक्त पंक्ति में हरिगीत का छंद है। हरिगीत का सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। जबकि चौपाई तथा रोला सममात्रिक छंद है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं तथा रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मालिनी वर्णिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहाँ पर श्लेष, अनुप्रास, रूपक और उपमा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है दोस्तों? यह अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको निसंदेह जो है एग्जाम हॉल में अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए ये प्रश्न कितना आसान लग रहा है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है, तो जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप इन प्रश्नों का अच्छे से उत्तर नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रघुपति राघव राजाराम में रौ वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होने के कारण यहाँ अनुप्रास में भी कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे दोस्तों कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? प्रबोध, प्रवीण, पारंगत और निष्णात। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि निष्णात जो है यह शामिल नहीं है। 31 नंबर आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना, अड़चन डालना। और यहाँ पर देखते हैं आगे जो विकल्प में क्या दिया है। पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना, व्यर्थ का काम करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना, यानी कि आग लगाकर पानी के लिए दौड़ना, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। 32 नंबर की सांच को आँच नहीं लोकोक्ति का अर्थ बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है दोस्तों? यह बताना है आप सभी को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है। कौन? हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब दोस्तों जो आगे के प्रश्न है वह इस गद्यांश पर आधारित हैं, तो आप सभी दोस्त जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और वहां से आप इस गद्यांश को इत्मीनान से पढ़ करके उत्तर देंगे। और हाँ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भी दोस्तों, क्योंकि चैनल को थोड़ा सा आप सभी की सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि चैनल जैसे जैसे ग्रो होगा तैसे तैसे आपको अच्छा कंटेंट जो है देने का पूरा प्रयास किया जाएगा दोस्तों। मैथ्स, रीजनिंग आदि के भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, परंतु आप सभी साथियों को जो है कि थोड़ा सा मेरा सहयोग करना पड़ेगा। आप जो है ज़रूर जो है प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने भी लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों से भी थोड़ा लाइक करवाइए। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि गद्यांश का सही शीर्षक होगा क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प यानी कि राष्ट्र के विकास में संस्कृत का योगदान। राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि संस्कृत के बल पर। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 36 देखेंगे कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? संस्कृत, प्रकृति, परिस्थिति, सभ्यता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि गद्यांश में प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। 37 नंबर प्रश्न की प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहाँ की क्या होती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प यानी कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 यहाँ पर देखा।
तो दोस्तों अब जो भी लोग आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैं यह उम्मीद करूंगा, आग्रह करूंगा कि आपने दोस्तों इन 37 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों का जो है सही उत्तर जानते थे। तो आप जो है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों कि आप जो है इन प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर जानते थे। तो दोस्तों प्लीज़ आप एग्जाम फर्स्ट चैनल से आप सभी दोस्त जुड़ें और मेरा सहयोग करें थोड़ा दोस्तों। आप सभी जो है कोशिश करें कि और लोग भी चैनल से जुड़ें। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।